मेरा नाम संदीप जांगड़ा है। मेरे साथ मेरे को फाउंडर हैं ईशान चुग, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। जब शार्क टैंक फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस टाइम पे भी अप्लाई किया, किसी वजह से रह गया होगा। फिर मैंने शार्क टैंक 2 पे भी अप्लाई किया और हम उस दरवाजे को थोड़ा सा टच करके बैकफुट हो गए। तो शार्क टैंक 3 स्टार्ट हुआ और उस जो मैं डोर को छू के आया था और आज उस डोर को मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैंने फैसला किया, गुड़गांव में कुछ दोस्तों ने वो हो गया। पहले 2-3 दिन से हम लोग पूरा पिच के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो किसी को नहीं पता। उसमें एक चीज और वो पूछ सकते हैं, तुम्हारी ऑनलाइन सेल कितनी है और ऑफलाइन कितनी है। निकाल लिया मैंने 28%। हम तो ठहरे एक छोटे से शहर के लोग। मैंने डिसाइड किया नौकरी छोड़ के ईट लोकल थिंक ग्लोबल, मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया। हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना से। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे हमारे रोजमर्रा के सपने, किसान हैं हम लोग या फिर छोटे मोटे बिजनेस हम लोग करते हैं। उस शहर से जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि हम इस बिजनेस को इस लेवल तक और यहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। तैयारी तो बिल्कुल करके आए हैं। जो रास्ता है हमारा राइट वे रास्ता, उस पे ट्रैक पे चले और आज शार्क टैंक 3 तक पहुँच रहे हैं। नमस्ते शार्क, मेरा नाम ईशान है और मैं 31 साल का हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम है संदीप जांगड़ा और मैं 32 साल का हूँ। हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे शहर गोहाना से। शार्क, आपने कभी गोहाना के बारे में सुना है? नहीं। जलेबी वहां से आती है ना? जी बिल्कुल सर। ये महानगरों से दूर एक छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है और जो गोहाना फेमस है अपनी बड़ी बड़ी जलेबियों के लिए है और हमारे पिज्जा गैलेरिया की वजह से भी है। मैं सर पिज्जा गैलेरिया शार्क जब सॉरी आराम से आराम। पानी पड़ा अगर सर पानी चाहिए। पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से हुई। हम तो ठहरे भाई एक छोटे से शहर के लोग। जब मैं पहली बार गुड़गांव गया, वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के एकदम से मैं चकाचौंध रह गया। वहां पे मैंने पहली बार मेरे दोस्तों के साथ कॉन्ट्री करी और पिज्जा ट्राई किया। क्या लाजवाब चीज थी भाई, जैसे कि मानो कि शेर के मुंह में खून चख लिया हो। और तभी मैंने फैसला किया इसे तो मैं गोहाना लेके ही जाऊंगा। मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और वापसी गोहाना जाके पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत की। शार्क, हम लोग जाने जाते हैं हमारे फ्रेश डो और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए। हमारे मेन्यू के अंदर नंबर्स ऑफ वैरायटीज के पिज्जा हैं, पास्ता है, गार्लिक ब्रेड, चोकोलावा और पॉकेट कैलिजोन है। हमारे पास गोहाना स्पेशल बाहुबली पिज्जा भी है, जो कि गोहाना की जलेबी से भी बड़ा है। मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि गोहाना को पहली बार पिज्जा खिलाने वाला पिज्जा गैलेरिया है। नाइस। और गोहाना से स्टार्ट करने के बाद हमने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में अपने 30 आउटलेट अभी रन कर रहे हैं और हम अब आगे इसको एक्सपेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा विजन है पिज्जा गैलेरिया को इंडिया का नंबर 1 वेज पिज्जा ब्रांड बनाने का। और उस सब के लिए आप सब अब सब मुझे और उसे अब हमें आप सब शार्क की जरूरत है। और हमारा आस्क है 1 CR फॉर 2% इक्विटी के लिए। अब पूरा भारत बोलेगा पिज्जा मतलब पिज्जा गैलेरिया। यार मुंह में पानी आ रहा है, पिज्जा खिला दो। हाँ, सर। सब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी स्टफ गार्लिक ब्रेड है, बेस्ट सेलिंग हमारा आइटम है। ये प्लेन गार्लिक ब्रेड, देन सिंगल टॉपिंग पिज्जा, और ये है हमारा तंदूरी पनीर पिज्जा, और डिप्स है हमारी चीज़ डिप और स्पाइसी डिप। तंदूरी पनीर पिज्जा बहुत अच्छा है। एक दौर था हमारा जब हम सिर्फ दिन के 50 से 60 पिज्जा बेचते थे, और आज तकरीबन पिज्जा गैलेरिया महीने के 4 से 5 लाख पिज्जा सेल करता है। What? 4 से 5 लाख? यस सर, पर मंथ। कुछ सिटी के अंदर हम लोगों ने डोमिनोज को भी बीट किया है।
जोमेटो की रेटिंग क्या है आपकी? सर जोमेटो की हमारी रेटिंग 4.2 से लेके और गोहाना की हमारी रेटिंग 4.9 है। गुड़गांव से गोहाना कितनी दूर है? 120 किलोमीटर के आसपास। वाया हमारे दो रास्ते होते हैं, सोनीपत से हम लोग गोहाना जा सकते हैं और एक रास्ता हमारा वाया नहीं रोहतक ठीक है, से। पर 120 किलोमीटर गुड़गांव से में पिज्जा फ्रेश मिलते ही नहीं थे। नहीं, फ्रेश डो पिज्जा नहीं होते थे। आपने कहा 2015 में ये बात हुई, तो यार 2015 के पहले क्या कर रहे थे तुम? मैंने स्कूलिंग की लोकल गोहाना से ही। उसके बाद मेरा जो कॉलेज भी था वो भी एक गांव में मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया। एनसी कॉलेज ऑब्लिक SDITM कॉलेज था और मैं सर बीटेक में फेल हो गया। और इतनी डांट पड़ी ना, पापा बोले तूने मेरे पैसे भी खराब करे, हाँ। ऊपर से जैसे तैसे करके तू नौकरी लग गया और तू नौकरी भी छोड़ के आ गया। अब तेरे को धंधे के लिए भाई पैसे भी दूं, मेरे से ना होगा। और कौन सी नौकरी कहाँ पर? सर जैसे बीटेक मेरी तो कंप्लीट नहीं हुई थी, ईशान की कंप्लीट हो चुकी थी। भाई है तुम्हारा? नहीं, हम लोग स्कूल फ्रेंड है, 9th क्लास से इकट्ठे हैं, नौकरी इकट्ठी हुई थी। अच्छा, कहाँ पर? एरिक्सन इंडिया के अंदर हम थर्ड पार्टी पेरोल पे थे, जो DLF साइबर सिटी के अंदर जाते तो लेफ्ट हैंड में फर्स्ट बिल्डिंग होती थी पहले। भाई आप इतना स्पेसिफिक, हमेशा इतना स्पेसिफिक हो आप कि आपने जो कॉलेज का नाम बताया उसमें ऑब्लिक भी बोल दिया आपने हाँ, साथ। गोहाना के 2 रास्ते भी बताए। हाँ, तो जॉब पे आ जाइए फिर एरिक्सन। पहले ईशान की जॉब लगी और मेरे को सप्ली आ रखी थी। सप्ली क्या होता है? री कंपार्टमेंट, मतलब एक पेपर में फेल हो गया था। एटीकेटी जिसको बोलते हैं। हम लोग सप्लीमेंट बोलते हाँ हैं। ठीक है। तो सर मेरी वो एक पेपर रहता था नेटवर्क एनालिसिस का, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाच बोलते थे। उसने मेरा नाच ही कर रखा था। जैसे तैसे जुगाड़ करके ईशान को बोला भाई तू जहाँ पे लगाओ ना, मेरा कोई अप्रोच कर, मेरे को गोहाना से निकलना है यार। तो इसने एक जुगाड़ करके इसने मेरे को लगवा दिया। एक चीज बहुत अच्छी है, एक तो मतलब मेरे को ये लगा, देखो मैं तो पूरा खा गया, तो टेस्ट बहुत सही है। दूसरा, ऐसी कोई पिज्जा चेन मैंने नहीं सुनी जो खाली वेज बनाती है। बहुत अच्छा बिजनेस टैक्टिक भी है ये। और वेज क्यों? मेरे पापा ना थोड़ा सा धार्मिक थे और थोड़ा सा जैन संत को मानते थे। तो मैं जब गुरुजी से ऐसे पूछने लगे ना, मैं वैसे रैंडमली जाता था कि गुरुजी मेरे को कोई काम करना है, कोई प्रोडक्शन का, क्या करूं? बोला बेटा कुछ भी काम कर ले, पर किसी की जी हत्या करके अपना पेट मत भरना। बिजनेस के ओर पे आप कभी डाइवर्सिफाई करेंगे नॉनवेज में, कि आपका विजन है कि ये फॉरएवर शाकाहारी रहेगा? 100% वेजिटेरियन ही रहेगा। Interesting. और ऐसा नहीं है मैम कि वेज की मार्केट नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नहीं, वेज की इनफैक्ट बहुत मैंने अच्छी आपको ये मार्केट। क्यों पूछा, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियंस को मैं पहचानती हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, जिनको बहुत दिक्कत होती है टू गो टू रेस्टोरेंट जो दोनों सर्व करते हैं। जोमेटो पे अराउंड 30% कस्टमर ऐसे हैं जो नॉन वेज सर्व करने वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर ही नहीं That is करेंगे। a phenomenal बिल्कुल। statistic. वेज ओनली रेस्टोरेंट चेन्स आर Very nice. ह्यूज। लेकिन ये प्रोमिनेंट ज्यादा क्यों नहीं किया आपने? अगर मैं यहाँ देखता हूँ जी, ओनली वेज या 100% वेज तो बहुत छोटे में आपने लिखा हुआ। लिखा क्यों नहीं है? तो एकदम से उसको आपका मेन सेलिंग पॉइंट क्यों नहीं बना दिया? That's a good point. बिल्कुल इसको हम ऐड ऑन करेंगे। इसको बड़ा करो। टेस्ट बेटर है, क्यों है? जितने भी पिज्जा बनते हैं वो मोज़रेला चीज के बनते हैं। ठीक है। इसमें हमने अपनी कस्टमाइज कराई हुई लिक्विड चीज भी ऐड की है 30% का राउंड। अच्छा। उसने आपको एक अलग सा फील दिया होगा, जूसी दिया। टाइप। आप तो फेल हुए थे, इतना कुछ कैसे आपने सीख लिया? जब मैंने गुड़गांव में ट्राई किया था, खाया था, मैं उसकी R&D के लिए निकल पड़ा। डोमिनोज गया कि भाई फ्रेंचाइजी मिलती है, पता किया, नहीं। उसके बाद रोहतक गया। इटली गए आप? सर तो ये टेस्ट ऑफ इटली फॉर ये इंडिया भी लिखा बताता हुआ हूँ। है। हाँ। मैं गूगल कर रहा था लोगों के लिए कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इटली से आया। तो फिर वहां पे क्लिक किया कि द टेस्ट ऑफ इटली फॉर इंडिया। R&D किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सब कहाँ से सीखा? R&D के लिए मैं निकला रोहतक। वहाँ हमारा एक ब्रांड है पिज्जा विंग्स के नाम से। उनसे जब डिस्कस हुआ कि सर मुझे को ना गोहाना खोलना है, बोला भाई मैं फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा। उसने मुझे ऑफर किया कि भाई हम ना तुम्हें सिखा देंगे और 1.5 लाख रुपए फीस लगेगी। अच्छा। उसका भी जुगाड़ दोस्तों से किया था। और मेरे से बड़े वाला भाई चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है, उसकी सैलरी थी, मैं कहा दो। और वहां पे करीब 15 से 20 दिन तक उन्होंने मेरे से प्रोसेस सिखाए सारे, कैसे डिलीवरी दे के आनी है, कैसे बिलिंग होनी चाहिए और स्ट्रेच। मैं यार गोल तो नहीं आती। बोला रोटी बनानी आती है? मैं कहा भाई आती है। बोला उसी तरीके से बना इसको। वो बनाया और वो करते करते, और सर अब मुझे लग रहा है कि पिज्जा के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो हमने फर्स्ट आउटलेट 25 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया। उन दिनों में सर सच में लोग गोहाना के पागल हुए। और उसका रेवेन्यू पर मंथ कितना चल रहा है? 6.5-7 लाख रुपए की सेल करते हैं महीने की। ये आपका पीक रेवेन्यू है? नहीं, इससे ऊपर है सर। इससे ऊपर कौन कौन सी आउटलेट? करनाल सिटी है हमारा, सोनीपत सिटी हमारा रेवेन्यू 14.5 लाख के आसपास है। प्रॉफिट कितने पे करते हो आप?
कितने रेवेन्यू पर मंथ पे? 4.5 लाख सेल के बाद कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट पे या सारा डिलीवरी है? मल्टीपल है। जो मोस्टली आउटलेट है हमारे डाइनिंग आउटलेट भी हैं, हम लोग जोमेटो स्विगी के साथ भी हैं और हम लोग सेल्फ डिलीवरी भी ऑर्डर करते कस्टमर कितने तुम्हारे पास आते हैं वर्सेस तुम कितनी बार जाते हो? हैं। वो रेशो होगा सर 70% हमारे पास और हमारे द्वारा जो हमें डिलीवरी के लिए कॉल करते हैं वो आते हैं 70? और 30% आप लोगों के थ्रू। और ये क्या फ्रेंचाइजी मॉडल है कि? इसमें 18 आउटलेट हमारे कंपनी के हैं अच्छा। और 12 आउटलेट हमारे फोफो और फोको के हैं। फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड हैं और इसमें 4 आउटलेट फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड है। एक चीज बताओ, आप जैसे अब नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजें करनी है, वैल्यूएशन लेनी है, इन्वेस्टर्स पे जाना है, ये सब आप कहाँ से सीख रहे हो और आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई एडवाइजर है? फेयरली बताऊं ये शार्क टैंक से सीख रहे हैं। सच्ची सारे एपिसोड देखा और इन्हीं से सीख रहे हैं। हमसे ही सीखा और हमको 50 करोड़ का वैल्यूएशन टोप रहे हो। सर आज सेल भी तो दे रहे। सेल्स बताइए, दबा के होंगे आपके सेल्स। 2019-20 में जो सेल थी वो थी 8.5 करोड़, 20-21 में थी 10.5 करोड़, लास्ट ईयर की थी 11.5 करोड़। लास्ट ईयर तो 22-23 होगा ना यार, एक साल आपने स्किप कर दिया। लास्ट 3 हो गया ना ये, 11.5, ठीक है, मतलब 10.5, 8.5, 10.5, 11.5। तो आपने शुरू करना चाहिए था 20-21 से। 2023-24 में हम लोग करीब 9 करोड़ को टच करने वाले हैं। और इसमें से आपका ओन्ड और फ्रेंचाइजी का क्या स्प्लिट है? ये जो कंपनी आउटलेट 18 आउटलेट है ये उनका है। अच्छा, और फ्रेंचाइज का अलग क्यों नहीं बताया आपने? फ्रेंचाइजी से हम लोग रॉयल्टी लेते हैं और सेकंड जो हम उनको इन्वेंटरी रॉ मटेरियल देते हैं उसमें एक कट होता है। तो कितना है बता दो ना, उसको ओन्ड आउटलेट में जोड़ देते हैं। टोटल 1.5 लाख रुपीज आ रहा है पर मंथ। पर मंथ 1.5 लाख। क्योंकि हम जो उनका जो प्रॉफिट था उसका हम 3% चार्ज करते हैं। प्रॉफिट का 3% 3% चार्ज करते हैं। नहीं प्रॉफिट को उल्टा बोल। आफ्टर ब्रेक इवन का उसका जो उसने मतलब दिया उसका ब्रेक इवन निकलने के बाद। ये मैथ मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। 12 फ्रेंचाइजी में 1.5 लाख ही क्यों बन रहा है आपका? नहीं ये वन टाइम जो लिया वो तो अलग है ना। ठीक है, रॉ मटेरियल का कितना चार्ज करते हैं? वो तकरीबन 3 से 4% का कट होता है। नहीं भाई, एक तो या तो आपके आंकड़े नहीं बैठ रहे या आपके फ्रेंचाइजी पैसे नहीं बना रहे। एक्चुअली क्या है कि अभी जो रेस्टोरेंट हुए कुछ अभी हुए हैं, उन्हीं के बहुत पुराने चल रहे हैं कि उनके रेगुलर रॉयल्टी आ रही है। पुराने वाले फ्रेंचाइजी के आंकड़े बता दो। उससे तकरीबन महीने का हमें आता है 30 से 35 हजार रुपया। और उसकी सेल कितनी है? 8.5 से लेके 10 लाख के बीच की है। और आप सिर्फ 30,000 रुपए लेके खुश हैं। आप फ्रेंचाइजी का भला करें पर आपका धंधा तो चलेगा ही नहीं ऐसे। नहीं, फ्रेंचाइजी ने इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, हमारे ब्रांड को देख के। जब तक वो नहीं कमाएगा तो हम कैसे निकाल देंगे? एक कंफ्यूजन जो अभी तक नहीं समझ आया है, आप फ्रेंचाइजी से कितना लेते हो रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल का मैं आपको बताया था 1.5 लाख के आसपास पर मंथ आता है अभी। और नहीं, जो नहीं, 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 नहीं। आपने बोला था रॉयल्टी आता है, उसके अलावा आपने बोला उसके ऊपर कुछ आता है रॉ मटेरियल का। तो अभी अप्रोक्सीमेट इतना ही आता है, तो इसमें झूठ की बात नहीं है, यही आता है। नहीं नहीं, झूठ तो ये की आता बात नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में लिखा क्या है, बस ये बताओ। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो हमने ब्रेक इवन के बाद सेल किया हाँ, break even उसका के हम बाद का ही नेट बताओ। 3% लेंगे। और उसमें आप सारा रॉ मटेरियल दोगे? रॉ मटेरियल जो जाएगा उसका अलग से रहेगा। एंड रॉ मटेरियल्स में कितना आप प्रोवाइड करते हो? एग्जाम्पल देता हूँ, 100 रुपए का चीज दिया, ठीक है, उसमें लगा 30 रुपए का रॉ मटेरियल। हाँ। उस 30 रुपए के रॉ मटेरियल में जो भी हमारे पैक्ड है, सॉस वगैरह है, चीज वगैरह है, ये हमने दिया तकरीबन 20%। मतलब वो जो वैल्यू लगा उसका रॉ मटेरियल का वैल्यू, उस पे हमने वो 20 रुपए पे हमने जो लिया है वो है। भाई हम इसको नहीं समझ पाएंगे, ये बात साफ हो गई। पैसा बना रहे हो? बिल्कुल। कितना पैसा बनाया? 15%। और वैल्यू में बोलो तो पिछले साल कितना? वैल्यू में अगर महीने की एवरेज दूं तो सारे आउटलेट तकरीबन अगर 18 कमाते होंगे 18 लाख के आसपास पर मंथ का है। पहले साल में जब 8.5 करोड़ किया था तब कितना कमाया था? पहले साल तो देखो कुछ बचा ही नहीं था, सब आगे से आगे 8.5 लगे करोड़ रहा का तब की था, बात बस खर्चा पानी ही रखा था बस। ठीक है, 10.5 में कुछ बनाया? 15 से 16 लाख रुपए का आसपास। आपने 15% बोला नेट मार्जिन, फिर 10.5 करोड़ पे आप 1% क्यों बना रहे हो? 10-15 लाख। आई थिंक आपके नंबर्स में कोई गलती है, बिकॉज आपने बताया कि लास्ट ईयर 11.5 करोड़ सेल्स पे आपका प्रॉफिट हुआ था 15 लाख। आपने मंथ का पूछ रहे हैं, ईयर का पूछ रहे हैं? लास्ट ईयर ये पर मंथ का है मैडम। एक चीज किया करो बात, या पर ईयर बात किया करो या पर मंथ तो बात उसी किया में करो, मिक्स कंफ्यूजन मत हो करो रहा है भाई। इस साल कितना बनाओगे? इस साल का टारगेट है सर करीब 16.5 करोड़ की सेल करेंगे हम, क्योंकि हम 9 करोड़ के आसपास टच कर चुके हैं। इस साल आप 2.5 करोड़ प्रॉफिट करोगे? बिल्कुल प्रॉफिट का क्या किया? सर, आउटलेट खोले ना और उसको मार्केटिंग में यूज किया। तो ये टीम अपने नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें क्या होता है?
ये नेट प्रॉफिट है सर। ये आपने प्रॉफिट यूज किया या कंपनी में पड़ा हुआ है, कुछ बैंक में पड़ा नहीं हुआ है? नहीं, ये यूज करा है कुछ, मतलब कंपनी में लग गया, कोई नया आउटलेट लग गया, कुछ यूजेस थे जो फैमिली और में अभी use कुछ कर रहे बैलेंस हैं, है हमारे पास, वो चीजों में लग गया। आपको ना थोड़ा फाइनेंशियल्स सीखना चाहिए। तभी हम लोग आए हैं। यार बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को ना लगता है कि मुझे ये चीज आती है और मैं बाकी चीजों के लिए टीम को कर लूंगा हायर। ऐसा होता नहीं है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो आपको 88% सब कुछ आना ही चाहिए। तो ये सब सीखना स्टार्ट करो खुद, नहीं तो बिजनेस नहीं बना पाओगे आप। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे एज एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। आज हमने ये दिखा दिया कि एजुकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस और पैशन ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे बना रहे हो। एक को फाउंडर रखना चाहिए फाइनेंस का, या किसी को धुरंधर होना चाहिए। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। आपको 500 आउटलेट खोलनी, आपका सपना ये। इसका मतलब ये, अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो तो फिर वो फूड का बिजनेस नहीं रहता, वो फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस हो जाता है। मतलब उसको बराबर SOPs लगानी पड़ती है। तो आप मुझे अपने 3 टॉप SOPs फ्रेंचाइज के बताइए जो आप करोगे इम्प्लीमेंट, और कैसे करोगे। सबसे पहले जब हम फ्रेंचाइजी अगर देंगे तो हम पहले मास्टर फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ पे अपना जितना भी हमारा स्टॉक से रिलेटेड या SKU यूनिट जो भी होगी, हम लोग वहाँ पे डेवलप करेंगे। फिर उनको पूरा प्लान 4 से 5 साल के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी आगे फ्रेंचाइजी कैसे दे रहा है, उसको पॉइंट को पकड़ के नंबर्स को ऐसे बढ़ाएंगे। आपकी जो बातें हैं ना, गोवाना की जलेबी की तरह गोल गोल, सीधी समझ में नहीं आ रही। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आपके 30 आउटलेट से 500 तक कैसे पहुंचोगे। मैंने सिर्फ SOPs के बारे में पूछा आपको, और आपने मुझे ये बता दिया कि मैं मास्टर फ्रेंचाइजीज करूँगा। वो तो SOPs से कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो इस वजह से मैं आज आउट हूँ। गुड लक। आई थिंक आप में एक स्वीटनेस है, एक प्योरिटी है, एक एनर्जी है जो बहुत बहुत मुझे पसंद आई। बट आई एम आउट बिकॉज सचमुच मुझे नहीं लगता है मेरी इसमें एक्सपर्टीज है और मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। बट आई लव योर एनर्जी एंड आई हैव नो डाउट कि आप 500 स्टोर्स कर पाएंगे। मेरा भी मानना है आप काफी दिल वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं सोचने में कि फ्रेंचाइजीज कैसे पैसा बनाएंगे, जो बहुत अच्छा है। बिकॉज कोई भी बड़ा फ्रेंचाइजी बिजनेस बना नहीं सकता बिना ये सोचे कि मेरा पार्टनर कैसे पैसे बनाएगा। तो ग्रेट वर्क ऑन दैट। आप में जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बिजनेस है, कि आपको मतलब आप अपना फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट ही नहीं समझा पा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा नंबर आप सच बोल रहे हो, कौन सा नंबर आप फेंक रहे हो। तो थोड़ी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल खाना काफी अच्छा था। थैंक यू। 4.9 रेटिंग जोमेटो पे गोहाना। काफी ज्यादा रेयर है, तो वेल डन। योर पैशन फर्स्ट क्लास। अगर आप 20 साल पहले मेरे पास आते, जब मैं वहाँ पे कॉलेज में था, और बोलते कि यार आजा ज्वाइन मार ले मेरे को, कर ले, बिजनेस कर रहे हैं हम, मैं आई वुड हैव जॉइंड यू। तब तो मैं 12 साल का ही होता। मैं थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन मैं आ जाता। धंधा पता ही नहीं होता। लेकिन मैं आ जाता आपके पास, ठीक है। लेकिन आई एम आउट। पहला, आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट। दूसरा, किसी के साथ काम करना है मुझे अगर, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज सेटअप चाहिए, है ना। अगर मुझे बेसिक्स किसी को सिखाने पड़ रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। तो आई एम आउट। ओके, सॉरी। Sorry guys, थैंक यू। all the best. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। एक सीख लेके जा रहे हैं जो शार्क ने हमें दिया। अगला विजन लेके जा रहे हैं हम लोग, हमें कैसे काम करना है। 2030 तक 500 आउटलेट हम लोग बना के दिखाएंगे। वो जज्बा और वो हिम्मत हमारे बीच में है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटल शार्क्स। हम सब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार इज द फ्यूचर, पर क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 9 मेट्रिक टन से ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होम नेटवर्क पे चार्ज होने के लिए 5 से 7 आवर्स का समय लेती है, और डीसी सुपर स्टेशन पे चार्ज होने के लिए 1 से 2 आवर का समय लेती है। इतना समय देने के बावजूद हमें सिर्फ 300 से 500 किलोमीटर की रेंज मिल पाती है, जो कि किसी भी कंज्यूमर में रेंज एंजाइटी क्रिएट करने के लिए काफी होती है।
This side Harshal Mahadev Nakshane, CEO and founder of AI Cars Private Limited, India's first artificially intelligent hydrogen-based vehicle manufacturing startup. वाओ मैं यवतमाल से आया हूँ शार्क्स। मैंने और मेरे टीम ने सिर्फ 18 महीनों में हमारे घर के पीछे एक छोटे से गैरेज में ये कार को बनाया है। फ्यूचर का फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे व्हीकल में यूज होता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के रिफ्यूलिंग टाइम में 1000+ किलोमीटर की रेंज मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे AI बेस्ड एल्गोरिदम के वजह से आप हमारे व्हीकल को इंडियन रोड्स पर ऑटोनॉमसली मतलब खुद ब खुद चलने के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो। मेरा सपना है कि आप सबकी मदद से मैं इस छोटे से गैराज में हुए स्टार्टअप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दूं। मेरी आस्क है 2 CR for 4%। So Sharks, are you ready to powered by AI cars? Welcome to Shark Tank Thank you. from a gentle shark. Yes sir. Thank you for the new moniker also. लेकिन भाई AI कार विदाउट कार तो बात नहीं बनती है ना। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं लाए। Sir, you want to see the car? I want to drive it. I want to sit in it. Sir, I would suggest let's take a drive. चलो भाई। माय गॉड चला कौन रहा है? I will drive ma'am. जाओ बिल्कुल। अंदर जाओ। नहीं जा रहा। गो विनीता। ओके हड़ू हड़ू हड़ू। अच्छा ये अभी आपल्याला क्या हो? घाई नहीं भाई हर्षल भाई। हाँ हाँ हड़ू क्या आपने छोड़ दिया? आपने छोड़ दिया? हाँ हाँ। पैर हटा ले, पैर ऊपर कर ले। नहीं सर, वो ब्रेक के पास पैर रहना जरूरी है। ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी, वहाँ देखते हैं क्या होता है। नहीं यार, वही तो बात है ना। ये टर्न मस्त मारा। तुमने कितना चलाया AI पे? किलोमीटर कितने? AI पे 300 किलोमीटर चला है। 300 ही चला। और हाइड्रोजन पे कितना चला? हाइड्रोजन पे 4000 घंटे हो गए अप्रोक्सीमेट। ये क्या खींच रहे हो अभी तुम? ये सर एक्सीलरेटर है। एक्सेलरेट। हाँ हाँ। थोड़ा वजन कम कर। वेलकम बैक। चलो मतलब टर्न अच्छा किया गाड़ी ने, अपने आप किया विदाउट यू टचिंग। इतना समझ गया। एक मिनट। और पिकअप नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, बहुत आवाज कर रही है। वेरी गुड लुकिंग कार। नाइस ड्राइव। थैंक यू पर मैम। हर्षल भाई मानना पड़ेगा कि यवतमाल से आपने ये बना दी। इट्स फिनोमिनल। कैसे? मतलब आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड। यस मैम, माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड। मेरा बचपन से सपना था कि इंडिया के पास एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए खुद की, बट मुझे इसमें डीजल या पेट्रोल इंजन पे नहीं जाना था। मैं दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे रिसर्च कर रहा था। तो 2014 में मैंने छोटा सा फ्यूल सेल बनाया था जो 3 वोल्ट्स के अप्रोक्सीमेट रहता है। फिर जाके 2017 में मुझे ऐसा मिला जो 65% तक इफिशिएंट था। मैंने बोला कि इसमें और थोड़ी इंप्रूवमेंट करके इसका स्टैक्स बड़े करके हम एक कार में क्यों ना लगा सकते। तो 2019 तक हमने एक 15 किलोवाट का अप्रोक्सीमेट 75% इफिशिएंसी देने वाला फ्यूल सेल बना लिया था, पूरे हैंडमेड पैनल से बाय हैमर एंड यू नो द बेसिक टूल लाइक दैट। भाई आपकी उम्र कितनी है? 27 सर। और 2015 से कर रहे हैं आप? हाँ हाँ मतलब when you were 19? करेक्ट मैम। My God. जनरली हम जो देख रहे हैं टेस्ला हो या इंडिया में भी जो भी कर रहे हैं वो EV पावर्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों आपने सोचा कि इसको दोनों को कंबाइन करते हैं? नॉर्मली क्या होता है सर, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 से 5 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है, और उस समय बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उस व्हीकल से 50 to 60% तक पहुंच जाती है। ऑन अदर हैंड हमारे फ्यूल सेल में 15 लाख प्लस किलोमीटर चलने के बावजूद इसके फ्यूल सेल में कुछ मेजर रिप्लेसमेंट या रिपेयर की कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा, और अभी जो हम करके आए, आपकी गाड़ी में घूम के आए, जो हमने देखा, एक जगह जाके आपने छोड़ दी और वो AI ने टेक ओवर कर लिया। करेक्ट सर, करेक्ट। वो अपने आप टर्न किया, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि टाइट लेन थी, लेकिन थोड़ा सा क्लंकी लगा एक्सपीरियंस। हम थोड़ी सी चढ़ान पे आए तो गाड़ी अपने आप थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी चढ़ने में। करेक्ट करेक्ट।
फर्स्ट प्रोटोटाइप है सर हमारा ये। हमने ये घर के छोटे से गैराज में बनाया है और काफी कम फंड्स में और बेसिक टूल के साथ बनाया है, इस वजह से अनफिनिश्ड है। कितने फंड्स लगे ये बनाने में? तकरीबन 60 लाख रुपीस लगे हैं। कहाँ से लाए आप? एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिए। इसके अलावा मेरे एक बिजनेसेस थे, उसमें से जितनी सेविंग हो पाई उतनी सेविंग करके मैंने ये कार डेवलपमेंट में पूरा पैसे लगा दिए। ऑटोनमस ड्राइविंग आपने सिर्फ 300 किलोमीटर किया है ये गाड़ी में। दुनिया में जो ऑटोनमस ड्राइविंग के लीडर्स हैं उन्होंने लाखों किलोमीटर अब तक कर चुके हैं। करेक्ट। जैसे गूगल ने किया है, टेस्ला ने किया है, तो उनके पास जो डेटा है और जो मॉडल्स है फार सुपीरियर है। Correct. तो अगर आप compete करने जाओगे आज, आपका मॉडल हार जाएगा। जो भी फॉरेन कंपनीज एआई इंटीग्रेट करते हैं वो सिर्फ लेन मार्किंग को फॉलो करते हैं, बट हमने एआई में ऐसे एल्गोरिथम इंटीग्रेट किए हैं जो इंडियन रोड्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन और डेवलप्ड है, जहाँ पे हमको लेन मार्किंग की जरूरत नहीं है। आप एआई इंजीनियर हैं? नहीं सर, तो किसने किया ये एआई? मेरा एक कजन ब्रदर है प्रज्वल, उसने वो डेवलप किया है। पर आपको एआई करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने ऑलरेडी यूज केस बताया कि इलेक्ट्रिक कार की रेंज प्रॉब्लम होती है। मैंने Correct. खुद अभी 1500 किलोमीटर टेस्ला चलाई थी, वो 400 भी नहीं चलती है, वो 200 किलोमीटर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है 6-6 घंटे। तो हाइड्रोजन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, Correct. उसमें आप जबरदस्ती एआई की झंझट में पहुंच ही क्यों रहे हो? इंडिया में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक तो हाई स्पीड की वजह से और ब्लाइंड पर स्पॉट की वजह सारी से। प्रॉब्लम तो एक स्टार्टअप नहीं सॉल्व कर सकती ना। इंडिया में इतनी नई चीज के लिए कंज्यूमर तभी बाय करेगा जब एक ट्रस्ट हो। इतने डेंजरस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए मेरे जैसी कंज्यूमर आपको क्यों ट्रस्ट करेगी? क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए काफी यूजफुल रहेगा एआई सिस्टम हमारा। वो व्हीकल डिटेक्ट कर लेगी कि 500 मीटर तक कौन से व्हीकल स्लो हो रही है, जिसका इम्पैक्ट आपके व्हीकल को क्रैश होने के लिए हो सकता है। तो वो फीचर आपको जरूर यूजफुल रहेगा। वो दो भी उसने जान बचा लिए तो फिर इनडायरेक्टली ये व्हीकल को लोग ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। वो सारा टेस्ला वेस्ला के एआई में है ऑलरेडी। जो अप्रोच टू टेक्नोलॉजी करते हैं वो डिफरेंट तरीके से। फर्क क्या है? वो लिडार यूज करते हैं ना। करेक्ट। हमारे आप क्या यूज करते हो? कैसे चलता है आपका ऑटोनमस ड्राइविंग? 3D कैमरास और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है। तो वो क्यों यूज करते हैं लिडार? टेस्ला ने भी इवन 3D कैमरा में शिफ्ट कर लिया है, बट वो ऑब्जेक्ट उसमें प्लास्टिक है या स्टोन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप कर पाते हो? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे क्या लग रहा है ना, आप 8 साल से अपनी दुनिया में खो गए हो। आप टेस्ला और गूगल इनसे सबसे सुपीरियर है आपकी टेक्नोलॉजी, ये क्लेम कर रहे हो आप। मतलब थोड़ी सी बातें कहीं बैठ नहीं रही है यार। बट सर हमने इनिशिएट किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे इसमें। हिम्मत इज ग्रेट, लेकिन हिम्मत और बेवकूफी में कभी कभी बहुत कम फर्क होता है। करेक्ट सर। अच्छा हर्षल, यस मैम। इस स्पेस में कंपटीशन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन फ्यूल। टोयोटा की मिराई कार है और उसके अलावा Hyundai की नेक्सो कार है। ये दो कार्स है जो हाइड्रोजन पे चलती है, जिनके सबसे ज्यादा सेल्स है अभी फिलहाल। कितना सेल्स है? टोयोटा मिराई के टोटल 24,000 सेल्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड अभी तक। और क्यों नहीं बिकते हैं ज्यादा? कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, यार challenge हाइड्रोजन है। फिलिंग यार, आप हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत ही आप हाइड्रोजन को फ्यूल अप कैसे करोगे? जब इतने बड़े ब्रांड्स आर डूइंग ओनली 24,000, 2 करोड़ से आप क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन मैम। उसमें हम एक दूसरी जो हमारी डिजाइन वाली व्हीकल है उसको हम पूरी तरह से बनाएंगे और उसको गवर्नमेंट में होमोलोगेशन सर्टिफिकेट के लिए देंगे, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को व्हीकल के साथ अप्रूव करेंगे। फिर हम उसकी कितनी भी कॉपीज बना के मार्केट में सेल कर पाएंगे। और इंफ्रा कैसे बनाओगे, जो ये इंफ्रा का चैलेंज है? रिलायंस और अंबानी ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, और इवन इंडियन ऑयल ने 2-3 जगह पे। तो कब तक इंडिया में इंफ्रा आ जाएगा? ये 3-4 सालों में तो हमको हर मेट्रो सिटी में 1-2 तो फिलिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक के आउटलेट से तो फास्ट ही आएगा ये, क्योंकि 5 मिनट लगते हैं रिफिल करने को। पिछले 20 सालों में कितनी नई कार कंपनीज आई है? एक टेस्ला नहीं, चाइनीज भी आई है 2-3 जो बड़ी बड़ी बनी है, correct, है ना, correct. और एक टेस्ला। तो एक तरफ है इनकम्बेंट्स, दो जर्मन कार मेकर्स है, यूएस कार मेकर्स है, जापानीज कार मेकर्स है, ब्रॉडली करेक्ट, इंडियन कार मेकर्स है, और दूसरी तरफ है 2-3 ऐसे उदाहरण जो पिछले 20 साल में बने हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए और टेक्नोलॉजी को इतनी आगे पहुंचा दिया है कि उसको कैचअप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ में भी कुछ नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो आप 2 करोड़ से कहां पहुंच जाओगे? शायद एक बेटर वर्जन बना लोगे, लेकिन असेंबली लाइन कहां से लगाओगे? डिमांड कैसे जनरेट करोगे? एक ब्रांड कैसे बनाओगे? उसके लिए तो वही लगेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट सर मैं पहले 5 ही गाड़ी सेल करूंगा, बाद में 10 करूंगा, 15 करूंगा, तो असेंबली लाइन तो बन जाएगी ना सर। सबकी बोलती बंद है यार। आई नो। यू नो व्हाई? क्योंकि सबको आप पसंद हो। थैंक यू सो मच सर।
आप अच्छे इंसान लग रहे हो, अच्छे वो लग रहे हो, बट कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ब्रांड और बिजनेस नहीं बन सकता गाड़ियों का आपकी तरफ से। देखो, अच्छी नॉलेज ले ली है, प्लीज कहीं अब आप जाके नौकरी कर लो अगर कर सकते हो। उन कंपनीज को हेल्प करो कि वो आपको जो नॉलेज आपने लिया वो शेयर करके वो लोग कार्स ले आए। आपने 8-10 साल लगा दिए, प्लीज कुछ और कर लो। आई एम आउट फॉर। थैंक यू सर। देखो, ग्रीन फ्यूल तो होगा, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स बनेंगी तो हम वो कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। एआई कार्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स इज अ 10-20 साल दूर वाली रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एनर्जी क्राइसिस तो अभी रियल है, अभी आ गया है, राइट? मैं अभी इससे बाहर हूँ, बट आई होप आप एक डायरेक्शन पकड़े, या तो आप एआई में जाए या हाइड्रोजन में जाए, नहीं तो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज आप बड़ा नहीं बना पाएंगे। विनीता, क्यों? आई एम सॉरी, लेकिन इसको गलत एडवाइस दे रही हैं। You know where hydrogen cars and technology has reached? Toyota और Honda ने next generation के fuel cells बना लिए हैं हाइड्रोजन। ये जो fuel cells बना रहे हैं अभी, आपने देखा किस तरह से चढ़ान चढ़ रही है। It is very rudimentary. Whatever he chooses, AI और हाइड्रोजन, ये बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हैं। The technology has gone way beyond. आपको एक जुनून है, एक दीवानापन है, तो आप करोगे जो आप करोगे। मैं आउट हूँ। Good luck. I completely agree with Anupam कि बाकी प्लेयर्स बहुत आगे निकल गए, and for that reason I'm out. थैंक यू मैम। बहुत बार फाउंडर्स जब कुछ क्रेजी करते हैं ना, उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मत कर, ये नहीं होगा, वो करेक्ट सर। है ना? और उल्टे साइड से एडवाइस मिलता है, प्रूव देम रॉन्ग। यस सर। जो ईगो होती है ना बीच में अपनी, वो ना ये प्रूव देम रॉन्ग वालों की बात मानती है, करेक्ट? और वो जो रैशनैलिटी ऑफ जो ये लोग कह रहे हैं चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, उसको ना बिल्कुल साइडलाइन कर देती है। ये मैंने तो सुननी नहीं है तुम्हारी बात, मैं तो तुम कुछ भी बोल लो, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अपना माइंडसेट देख ले कि ईगो कहाँ पे चल रही है यहाँ पे और क्रेजीनेस कहाँ चल रही है। तुम सिर्फ प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग कर रहे हो या अपने आप को ही रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे। आई एम आउट। All the best. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। And very nice car. Enjoyed the ride. थैंक यू। ये मजा आ रहा है कि इंडिया में हमारे छोटे छोटे शहर और गांव में भी लोग इतना बड़ा सोच रहे हैं। प्राइड फील होता है, लेकिन बुरा भी लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है। तो हमने तो कोशिश की, समझदार लड़का लगता है, शायद समझ जाए। शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आर्ट फॉर्म है? वारली। राइट। क्या आप बता सकते हैं ये वाली कौन सी आर्ट फॉर्म है? ये गोंद पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। शार्क्स, वारली और गोंद जैसे भारत में 200 से भी ज्यादा आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन इसके बारे में आज की जनरेशन्स को शायद ही इतना मालूम है, जिसके कारण ये आर्ट फॉर्म्स धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम कार्तिक गग्गर है और मैं मुंबई से आया हूं। मेरा विजन और मिशन है कि भारत की ट्रेडिशनल आर्ट को प्रिजर्व और प्रमोट करना थ्रू अ ब्रांड रूफटॉप। रूफटॉप एक ऐसी ऐप है जहां पे इंडियन आर्ट फॉर्म्स की अलग अलग कोर्सेज बुक कर सकते हैं। ये कोर्सेज पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा रूफटॉप ऐप पे अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्ट वर्कशॉप्स भी बुक कर सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रूफटॉप के माध्यम से आर्ट वर्कशॉप्स बुक की है और लगभग 3,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की है। शार्क्स, इंडियन आर्ट को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए मेरी आपसे आस्क है 2 crore for 4% equity of Rooftop. Hi Karthik. हेलो जितेंद्र। Welcome to the tank. थैंक यू। Couple of questions there. How did you start this and why did you start? पहली बार जब फॉरेन ट्रैवल किया तब देखा वाओ, दुनिया बहुत
खूबसूरत है. एंड जब इंडिया आया तब लगा कि यहाँ पे इंडिया इज सो नोन फॉर इट्स हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर. व्हाई आर वी नॉट मैपिंग द पैशन? मैंने कुछ छोटी स्टेप्स ली, पैशन को मैप किया, एक कम्युनिटी बनाई एंड देन फिर आइटरेशन कर करके आज रूफटॉप है. स्टोरी बताओ थोड़ी सी. हमने शुरुआत की ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से. पूरे वर्ल्ड में घूमे और देखे, पता चला कि रूट प्रॉब्लम पे कोई इंडिया में सॉल्व नहीं कर रहा. राजस्थान का एक टेरिटरी लिया और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में एक एक मास्टर आर्टिस्ट के पास गए, उन आर्ट फॉर्म को समझा. आप सोचिए, अगर एक आर्टिस्ट के घर पे आप जाते हो 2 से 5 घंटे और उसी आर्टिस्ट के साथ आप वो आर्ट फॉर्म के बारे में जानते हो और एक कम समय में एक छोटे से कैनवस पे वो आर्ट और क्राफ्ट को क्रिएट करते हो, तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस, एक स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम. और मुझे लगता है कि आप जेन्युइनली वो कल्चर से कनेक्ट कर पाते हो. तो ऐसी शुरुआत हुई. मतलब वर्कशॉप में 4 घंटे लगा के आर्टिस्ट तो नहीं बन रहा हुई. क्रिएटिव लर्निंग पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है. वो सेम पेस भारत एंजॉय नहीं कर पा रहा बिकॉज एक्सेस टू ऑथेंटिक, आज ऑथेंटिक स्टफ वो नहीं है उस तरीके से. एक सेकंड, मेरे को पहले तो समझा कर क्या रहे हो. मैं एक लाइन में बताऊं तो भारत की विजुअल आर्ट फॉर्म्स को ब्रिज कर रहा हूं फॉर लर्निंग, लीजर, नेटवर्किंग एंड कंटेंट. फिर बहुत कंफ्यूजिंग था. एक यूजर जर्नी बता दो. सबसे शानदार बात यह है कि ऐप के द्वारा आप आर्ट को समझ सकते हैं. आर्ट कितने साल पुरानी है, कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, मटेरियल्स क्या यूज करते हैं. और आप जब एक कोर्स लेते हैं तब आपको सिर्फ इतने ऑप्शंस मिलते हैं. स्पेसिफिकली सबसे यूनिक पार्ट है मल्टीलिंगुअल. आज कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एक लोकल लैंग्वेज में ही सिखा पाते हैं, वही कंटेंट आप इंग्लिश और हिंदी में सीख रहे हैं आज. तो क्लास आपके ऐप पे होती है? यस. वीडियो क्लास है, कैसी क्लास है? इट्स अ वीडियो क्लास. तो लाइव है कि प्री रिकॉर्डेड है? दोनों है. लाइव ऑन साइट भी होगा ना, एक्सपीरियंशियल? ऑन साइट भी है. और अगर मुझे इंडियन आर्ट बाय करनी है अगर, तो आप मार्केट प्लेस नहीं हो? आज नहीं है, बट हम उसके एकदम कगार पे हैं. आप करोगे? एब्सोल्युटली. तो ये लाइव वर्कशॉप के 450 रुपए है. 1000 रुपए में सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे अनलिमिटेड एक वीकली वर्कशॉप है, 2000 में मंथली. और कोर्सेज है जिसकी प्राइस है 27,000. वो सर्टिफाइड कोर्सेज है बाय मास्टर आर्टिस्ट और वो 10 से 15 घंटा एवरेज है. ऑन साइट वालों की कॉस्ट कितनी है? 4 से 5,000 एवरेज आती है. कोई 2,500 की भी है, कोई 8,000 की भी है. अभी ऑन साइट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग. अभी तक हमने 1160 ऐसे आर्टिस्ट 122 टाउन्स ऑफ इंडिया में जिनके साथ होस्ट कराया है. ये सारे 1160 अगर टीचर्स है तो स्टूडेंट्स कितने ऑन बोर्ड किए आपने? लगभग हमारे 4,500 एक्टिव मंथली यूजर्स है और 7,500 8,000 ऐप पे रजिस्टर्ड यूजर्स है. यार बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा है ना. आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप्स के कस्टमर कॉस्ट 600 से 1100 रुपए का है और जो कोर्सेज का है 3,000 से 5,500. ऐसा नहीं होता है ना. देखिए हर बिजनेस में आई अंडरस्टैंड आपके अलग अलग सेगमेंट हैं, लेकिन आप बहुत अर्ली स्टेज हो टू गेट सो कॉम्प्लेक्स. आप सिर्फ ये बताइए ना, आपका एवरेज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है अक्रॉस योर बिजनेस? और वो रेंज नहीं हो सकता, वो एक ही नंबर होगा क्योंकि वो एवरेज है. आप समझ रहे हैं? जी, मैं एक कोशिश करूंगा ये आंसर करने की. हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फॉर जो दोनों अभी प्रोडक्ट है, बिकॉज हमारा फोकस यही रहा है, इज समवेयर अराउंड 1,000 रुपीज. एंड एलटीवी कितना है आपका, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर? लास्ट 2 महीने में जो हमने 50 कस्टमर्स प्योरली हमारे हीरो प्रोडक्ट के लिए लिए, उसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 3 और कोर्सेज लिए हैं. तो उसी हिसाब से 15 to 18% कस्टमर्स हमारे वापस खरीद रहे हैं प्रोडक्ट. तो जरा गणित करेंगे तो आपका एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू कितना आता है? तो एक कस्टमर हमें 50 से 60,000 रुपए वैल्यू देता है. नहीं, आपके 10% कस्टमर्स ही देते हैं ना वो. हाँ, 20%. हाँ. एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? ये 2,000 per month. नहीं, ये है हमारा एवरेज 18,500 गया था, जो 27,000 का कोर्स है. अरे यार, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज का मतलब ब्लेंडेड भाई, नॉट योर मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स. मतलब 400 का भी 27,000 का भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स. आप समझ रहे हो? एब्सोल्युटली. अनुपम, इस पे मैं शायद अभी क्लियर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. एलटीवी पता है, लाइफ टाइम वैल्यू और एनुअल वैल्यू और 6 मंथली वैल्यू ऑफ एवरेज कस्टमर? जो भी डेटा अभी जो लास्ट 3-4 महीनों में है, मुझे लगता है कि एक कस्टमर, जिस तरह से मैं अगर मैथ करूं, तो एक कस्टमर हमें 50 से 60,000 रुपए वैल्यू देता है. दूसरे तरीके से देखते हैं, पिछले महीने रेवेन्यू कितना किया? अराउंड 11 lakhs.
लास्ट मंथ 11 lakhs मतलब 7 lakhs और हाँ 7.5 8 lakhs और उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना था? जीरो। लास्ट 3 महीने से हमने 1 रुपया मार्केटिंग में नहीं खर्चा है। अभी आपने कैक बोला तो बिना मार्केटिंग के कैक कैसे आ सकती है? बिकॉज पहले जब हमने वर्जन 2 लॉन्च किया मार्च और अप्रैल, तब हमने these सोचा are था कि हमने renewal पिछले 6 महीने में He's milking the renewal customer. पिछले तो 6 आप इस महीने साल में कितना रेवेन्यू करेंगे? 2.25 to 2.6 करोड़ का हमारा टारगेट भाई है। आपका बर्न क्या है महीने का भी? 14 से 15 बिकॉज 14 से रेवेन्यू 15 आ रहा है। आप करते क्या हो? आपकी कोई और कोई आमदनी है? क्योंकि लग रहा नहीं है मुझे कि आपको बिजनेस की आइडिया है, आपको नंबर्स नहीं पता है। इससे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। इसमें पैसा बहुत है, इसीलिए यही करता नहीं हूं अभी सर। नहीं बन रहा है ना मेरे भाई। जी जी तुमने सर। पैसा अभी- रेज किया अभी तक? नहीं, कोई रेज नहीं किया। 100% equity is yours. My mom has मतलब my family has. How much? My mom has 65. She had given loan लोन कितना लिया तुमने? 3.25 so far. यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली जिसके पास मीन्स है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं लाइक अगर रन रेट की बताऊं तो मेरे पास 7-8 मंथ से ज्यादा रनवे नहीं है। 5 साल बाद ये बिजनेस का शेप एंड फॉर्म क्या होगा? मल्टी फेसेटेड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पूरे वर्ल्ड में इंडियन आर्ट सीखना है तो रूफटॉप एक इकलौता प्लेटफॉर्म, बिकॉज आज इंडियंस इतने वर्ल्ड में रहते हैं जो क्रिएटिव है। आज कार्तिक, हमारे आप बहुत खोए हुए हो, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। आई एम आउट। आपकी ब्रांडिंग रूफटॉप अमेजिंग नाम है, आपका मिशन बहुत अच्छा है। हैविंग सेड दैट, अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा है कि आप बना क्या रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रियलिटी से दूर हैं अभी, तो आपको थोड़ी रियलिटी समझने की जरूरत है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रैक करने की जरूरत है, फिर ही आप किसी और का पैसा इस पे लगाइएगा। मम्मी आपको फॉरगिव कर देंगी, इन्वेस्टर्स नहीं फॉरगिव करेंगे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, फाउंडर्स उनका बिजनेस उनके लिए अपने बेबी जैसे हो जाता है, राइट? और वो ओवर अटैच्ड हो जाता है। पर आपका थोड़ा लव ब्लाइंड हो गया है। ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, दिस इज नॉट स्केलेबल। अगर आप प्रोडक्ट बेचने गए, देयर इज टू मच कंपटीशन, टू मच going on right now. Sorry if you didn't like the feedback, but it's my job to be honest. For that reason, I'm out. कार्तिक, पता है लाइफ ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी बना देते हैं लोग। आपका अगर हम जैसे समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता। आप हर चीज को ना, जैसे वो बोलते हैं ना, कान ऐसे पकड़ने की बजाय वो ऐसे पकड़ रहे हैं, राइट? सिंपल क्लियर कंसाइज आंसर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आउट हूँ। आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई काम किया है कार्तिक? मैंने कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में था। कौन सी कंपनी में थे, क्या किया? मैं PwC में था। कभी कभी क्या होता है ना, वी आर वेरी गुड एज प्रोफेशनल्स, लेकिन एज बिजनेसमैन हम में वो बात, मतलब वो स्किल्स नहीं होते। आप ऐसे आए हो यहाँ पर, अगेन सीधी बात, कि जैसे कि किसने आपको उठाया हो बेड से और कहा भाई शार्क टैंक जाएगा, और आपने कहा जाऊंगा, और आप आके पहुंच गए। सीरियसली, ये आर्ट ट्रेनिंग जो है, लर्निंग आर्ट, लर्निंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया। ये है ही 80 नहीं, है ही नहीं। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री क्रिएट करने में कितना पैसा लगता है आप जानते हो? एब्सोल्युटली। आपको पता है पिछले 5 साल में कितनी हॉबी आर्ट क्लासेस ऑनलाइन फेल हो चुकी है, कितने पैसे लग चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है भाई। आई एम सॉरी बट यू हैव नो आइडिया बडी, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। अच्छा सुन, मार्केट प्लेस कब स्टार्ट कर रहा है? सर 2 महीने में। कोई और इंडियन आर्टिजन, इंडियन आर्ट मार्केट प्लेस है नहीं इंडिया सर। में? बिल्कुल भी नहीं है। ई-कॉम में है, बट वो सिर्फ ई-कॉम मतलब पेंटिंग्स बेचते हैं। Painting 40-50 प्लेटफॉर्म्स है टोटल पूरे वर्ल्ड में। वो फैशन भी बेचते हैं, ई-कॉम भी बेचते हैं। कितने बड़े हैं, कौन है? नॉट लाइक अ बिग नेम विच आई कैन टेल यू। और 5 साल बाद ये कितना मार्केट प्लेस रेवेन्यू होगा और कितना लर्निंग होगा? तेरे को क्या लगता है, स्प्लिट क्या होगा? मार्केट प्लेस बड़ा होगा, लर्निंग बहुत जरूरी है स्टार्ट के लिए, बिकॉज वहां से आप एंगेजमेंट लाते हो, इंटरेस्ट लाते हो, उसके बाद ये लोग कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं। आर्ट के बारे में एजुकेट करना जरूरी है ताकि वो आर्ट बिके, उसको सिखाना जरूरी नहीं है। नहीं, आर्ट के बहुत यूज केसेस है, उसमें एक केस वो है, राइट। पैसे जो रेस करने हैं, क्यों करने हैं? एक तो प्रोडक्ट में ई-कॉम में और यूएक्स बेटर करना है। सेकंड सर, कंटेंट में ना कुछ जगह इंग्लिश हमने मल्टीलिंगुअल कर दी, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत खर्चे लगते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं थोड़े बहुत रीजनल और 1-2 फॉरेन लैंग्वेजेस में। वहाँ मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन हमने 2 साल से प्रोडक्ट पे ही फोकस किया। मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए करनी है या मार्केट प्लेस के लिए करनी है? दोनों के लिए। मार्केट प्लेस तो भी है ही नहीं ना। पर ना इसके टच पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है।
he knows 1160 people. Competition अगर नहीं है तो it's a very cool business. इंडिया में कौन से बिजनेस में कंपटीशन नहीं होता? एक ना yes no type question है. If I have to buy any of these art forms online right now, can I? Yes, you can buy. Online मिल वारली जाएगी मुझे. पेंटिंग आपको मिलेगी online? ऑनलाइन हाँ सब कुछ सब मिल नहीं जाएगा. मिलेगा, कुछ सब नहीं नहीं, मिलेगा, सब कुछ कुछ मिलेगा। अनटैप्ड। Mostly सब कुछ मिल जाएगा. यस, बट वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो टॉप आर्टिस्ट की है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास भी रहेगा. I was Yeah, गलत रास्ते जा रहा था. yeah. I am out here. सबसे अच्छी बात सुनी कि आप भारतीय संस्कृति और कला की दिशा में काम कर रहे हो। अदर देन दैट मुझे नहीं लगा यू हैड एनीथिंग टू ऑफर। थैंक यू शार्क्स। Thank you, Karthik. Good luck, Karthik. हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रही हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स मिस नमिता थापर। मैम वेलकम। Thank you. मैम बड़ा ही टॉपिकल सवाल पूछा गया है नंदिनी रॉय द्वारा गुड़गांव से। कह रही कि नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि हमें हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करना चाहिए आपको। ये खबर तो पहुंच गई होगी आप तक। तो कह रही कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड वर्किंग ऑन योर बिजनेस? देखिए भाई 70-80 या उससे ज्यादा आवर्स पर वीक काम करके सिर्फ एक सेक्टर का फायदा होगा, फार्मा कंपनीज। बिकॉज आपकी जो मेंटल हेल्थ है और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, इट इज रियली गोइंग टू गो फॉर अ टॉस। तो मेरा ये मानना है कि जी जान लगाकर काम करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि इस प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी के जमाने में 70-80 आवर्स अ वीक आर नीडेड। And I always believe in this one शायरी I heard that जरा सुकून तो ढूंढिए जनाब, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। वाह, यही फायदा है आज द शार्क का। आप सवाल पूछिए, हम एक्सपर्ट से आपको जवाब दिलाएंगे। हम आपसे अगले आज द शार्क में मिलेंगे विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।